प्रिय छात्रों, मैं डॉक्टर शिवशंकर व्यास, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ पीजी कॉलेज बीकानेर। हमने अपनी पिछली क्लास एलएलबी फर्स्ट ईयर में चर्चा की थी। सब्जेक्ट था हमारा प्रोफेशनल एथिक्स, लॉयर्स अकाउंटेबिलिटी एंड बार बेंच रिलेशंस। वृत्तिक आचार, अधिवक्ता की जवाबदेही एवं बार बेंच संबंध। मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि आप इस पेपर का नाम अच्छी तरीके से याद करें, क्योंकि प्रैक्टिकल में आपसे पेपर का पूरा नाम पूछा जाएगा। आज हम इस सब्जेक्ट में जो चर्चा कर रहे हैं वह कर रहे हैं आगे के क्रम में भारत में विधि व्यवसाय का विकास, या भारत में विधि व्यवसाय जिस रूप में आज हमारे सामने विद्यमान है वह किन किन चरणों में गुजरती हुई हमारे सामने आई, इस पर हम चर्चा करेंगे। मुख्य रूप से हम बात करें तो इसे दो भागों में बांटें। ब्रिटिश भारत के पूर्व भारत में विधि व्यवसाय, ब्रिटिश भारत में विधि व्यवसाय और उसके बाद भारत में विधि व्यवसाय। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे ब्रिटिश भारत के पूर्व भारत में विधि व्यवसाय की क्या स्थिति थी। इस पर चर्चा शुरू करते हुए मैं बताना चाहूँगा कि ये बात पूर्ण रूप से स्थापित नहीं है कि ब्रिटिश भारत के पूर्व भारत में विधि व्यवसाय का अस्तित्व था या नहीं, परंतु ये निश्चित है कि उस रूप में व्यवस्थित नहीं था जिस रूप में वर्तमान समय में हमें ये विद्यमान मिल रहा है। हिंदू काल की हम बात करें तो हिंदू काल में न्यायालय राजा से अपना प्राधिकार प्राप्त करते थे। राजा को न्याय का प्रधान स्रोत माना जाता था। राजा का जो न्यायालय था वह अन्य न्यायालयों से सबसे ऊंचा माना जाता था। राजा ही वादों को विनिश्चित करने में अपने सलाहकार मंत्रियों से सलाह लेता था, लेकिन वह उन सलाह से माध्य नहीं था। इस काल में अधिवक्ता जैसी कोई संस्था नहीं थी। वादी वाद पत्र के जरिए अपनी बात कहता, प्रतिवादी उसमें जवाब देता, फिर राजा का न्यायालय उसका अन्वेषण करता और निर्णय देता। न्यायालय विभिन्न स्रोतों से इकट्ठे किए गए साक्ष्यों के आधार पर अपना निर्णय देता था। अग्नि परीक्षा और दिव्य परीक्षा जैसी व्यवस्था उस समय कायम थी। यह कहा गया कि निष्पक्ष न्याय से राजा को वही फल मिलता है जो पवित्र यज्ञों से मिलता है। जो राजा निरपराधी को दंडित करता है और अपराधी को छोड़ देता है वो पाप का भागी या निंदा का भागी होता था और नरक में जाता था। राजा का जो न्यायालय या कचहरी थी उसे धर्मासन, धर्मस्थान या धर्माधिकरण कहा जाता था। अगर मुस्लिम काल की बात करें तो मुस्लिम काल में वादकारियों का प्रतिनिधित्व वकीलों के द्वारा किया जाता था। वाद के मूल्य के बराबर कुछ भाग प्रतिशत के रूप में वकील प्राप्त करता था। इस काल में विधि व्यवसाय व्यवस्थित नहीं था और वकील अधिवक्ता की अपेक्षा एक अभिकर्ता के रूप में ज़्यादा काम करता था। तो इस प्रकार पहले चरण में हम देखते हैं कि हिंदू और मुस्लिम काल में हमारी विधिक शासन व्यवस्था किस प्रकार की थी। अब ब्रिटिश भारत की बात हम करें तो ब्रिटिश भारत में विधि व्यवसाय, तो सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रिटिश सम्राट के न्यायालय। बम्बई, कलकत्ता, मद्रास तीनों प्रेसिडेंसी नगरों में 1726 में मेयर कोर्ट की स्थापना की गई। ये जो मेयर कोर्ट्स स्थापित किए गए इन्हें रॉयल कोर्ट्स कहा गया, क्योंकि ये जो न्यायालय थे ये ब्रिटिश सम्राट से अपना प्राधिकार प्राप्त करते थे, न कि कंपनी से। इसलिए इन न्यायालयों को रॉयल कोर्ट्स कहा गया। इस राजपत्र का आशय ये था, भारत में एक ऐसी न्याय व्यवस्था स्थापित की जाए जिसका स्तर इंग्लैंड के न्यायालयों के बराबर हो। अगर इस व्यवस्था में कमी की बात करें तो विधि व्यवसाय को सुनिश्चित करने पर बल नहीं दिया गया। विधि व्यवसाय करने वालों को विनियमित करने के लिए कोई उपबंध नहीं था। ऐसे लोगों के द्वारा विधि व्यवसाय किया गया जिन्हें विधि का ज्ञान नहीं था। 1753 के चार्टर के द्वारा 17 से 26 की कमियों को दूर करने का प्रयास किया गया, लेकिन इस स्तर पर भी वह सफलता प्राप्त नहीं हुई जिसकी अपेक्षा थी। फिर 1773 और 1774 में रेगुलेटिंग एक्ट आया और इसने एक अहम रोल अदा किया। विधि व्यवसाय को सुस्थापित करने में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया।
कलकत्ता, मद्रास, बम्बई, इन तीनों जगहों पर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूँगा, यहाँ कोर्ट का नाम सुप्रीम कोर्ट है। हमें अपने जहन में ये नहीं रखना है कि आज का जो सुप्रीम कोर्ट है वैसी सुप्रीम कोर्ट, अर्थात कि ये एक सर्वोच्च न्यायालय है। जो कोर्ट यहाँ पर स्थापित किया गया इस रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, उस कोर्ट का नाम सुप्रीम कोर्ट रखा गया। इस एक्ट के जरिए सुप्रीम कोर्ट को एडवोकेट, अटॉर्नियों को अनुमोदित, स्वीकृत और सूचीबद्ध करने का अधिकार दिया गया और युक्त कारणों पर उन वकीलों को जिनको उन्होंने सूचीबद्ध किया गया था हटाने का भी अधिकार दिया। एडवोकेट और अटॉर्नी को ही प्लीडिंग यानी कि अभिवचन करने का अधिकार दिया गया। अन्य व्यक्ति न्यायालय में उपस्थित नहीं। और यहाँ पर स्पेशल बात यह है कि भारतीयों को यहाँ पर पेश होने की इजाज़त नहीं दी गई थी। इस प्रकार 1726, 53 और 1773 और 74 के द्वारा हमने न्यायिक व्यवस्था का अवलोकन किया। दूसरी तरफ कंपनी के न्यायालय मौजूद क्षेत्रों में स्थापित थे और यहाँ की व्यवस्था भी सुस्थापित नहीं थी। सर्वप्रथम 1793 में बंगाल रेगुलेशन 7 के द्वारा यहाँ पर व्यवस्था को सुस्थापित करने का प्रयास किया गया। सदर दीवानी अदालत को वकीलों को सूचीबद्ध करने का अधिकार दिया गया। इस रेगुलेशन के द्वारा इस स्तर पर केवल हिंदू और मुसलमानों को ही वकील के रूप में सूचीबद्ध करने का अधिकार था। 1814 बंगाल रेगुलेशन 27 में भी विधि व्यवसाय को सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया। फिर 1833 के बंगाल रेगुलेशन के द्वारा पहले वाले उपबंधों में संशोधन किया गया। पहले वाले उपबंधों से तात्पर्य, जहां हमने देखा कि सदर दीवानी अदालत में केवल हिंदू और मुसलमानों को ही यहाँ पर वकील के रूप में अपेयर होने का अधिकार था, इस उपबंध में संशोधन किया गया और ये तय किया गया कि निर्धारित योग्यता रखने वाला कोई भी व्यक्ति सदर दीवानी अदालत में सूचीबद्ध हो सकेगा, चाहे उसका कोई भी राष्ट्रीयता या धर्म हो। उसे जो निश्चित योग्यता प्राप्त कर लेगा उसे यहाँ पर प्रैक्टिस करने का अधिकार होगा। उसके बाद इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861, इस एक्ट ने पूर्व में स्थापित दो प्रकार की न्याय व्यवस्थाओं को समाप्त किया। हमने देखा कि एक तरफ ब्रिटिश सम्राट के न्यायालय हैं जो कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में स्थापित है, और दूसरी तरफ कंपनी के न्यायालय थे जहां सदर दीवानी अदालतों की स्थापना की गई थी। इस इंडियन हाई कोर्ट के द्वारा इस दोहरी न्याय व्यवस्था को समाप्त किया गया, अर्थात कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में सुप्रीम कोर्ट, मौजूद क्षेत्रों में कंपनी की अदालतें, इन दोनों ही के बीच एक टकराव की स्थिति चलती रही और इस टकराव को समाप्त करने के लिए इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 लाया गया। इस 1861 इंडियन हाई कोर्ट का उद्देश्य दोहरी व्यवस्था को समाप्त करना और तीनों प्रेसिडेंसी नगरों में हाई कोर्ट की स्थापना करना। जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। अब एक प्रश्न जहन में आना स्वाभाविक है कि सुप्रीम कोर्ट को समाप्त करके हाई कोर्ट की स्थापना, तो मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि वह कोर्ट का नाम है सुप्रीम कोर्ट, और यहाँ पर भी जो हाई कोर्ट है ये हाई कोर्ट का नाम है। आज की व्यवस्था की तरह इसे ना लिया जाए। कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में अलग अलग समय पर 1862, 1861 और 1862 में हाई कोर्ट की स्थापना की गई। इस हाई कोर्ट में एक चीफ जस्टिस और अधिकतम 15 न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई और इसे ये शक्ति दी गई कि वे वकील, अटर्नी और एडवोकेट्स को सूचीबद्ध करे, अनुमोदित करे और उन्हें अभिवचन का अधिकार दे। यानी कि यहाँ पर सूचीबद्ध जो व्यक्ति होंगे उन्हीं को यहाँ पर वकालत करने का अधिकार दिया जाएगा। फिर लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट 1879 आया। इस एक्ट का उद्देश्य भी भारत में एडवोकेट, वकील की नियुक्ति संबंधी प्रावधानों को संहिताबद्ध करना था। इस प्रकार हमारे यहाँ पर व्यवस्था चली। तत्पश्चात इंडियन बार काउंसिल एक्ट 1926 आया। 1926 इंडियन बार काउंसिल एक्ट अधिनियमित किया गया, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश भारत में कुछ न्यायालयों को बार काउंसिल में का गठन करना, ऐसी काउंसिलों को कुछ शक्तियां प्रदान करना और उन पर कुछ कर्तव्य आरोपित करना। इस एक्ट द्वारा प्रत्येक हाई कोर्ट के लिए एक 15 सदस्यीय बार काउंसिल का गठन किया गया।
इस एक्ट के बाद भी हाई कोर्ट को एडवोकेटों को सूचीबद्ध करने का अधिकार प्राप्त था और बार काउंसिल द्वारा बनाए गए नियम हाई कोर्ट के अनुमोदन के उपरांत ही लागू हो सकते थे। अगर हम इस इंडियन बार काउंसिल एक्ट 1926 की कमियों की बात करें तो ये भी ज़्यादा सफल नहीं हो सका, जिसका मुख्य कारण रहा मुश्किल कोर्ट में कार्य करने वाले वकील इसके क्षेत्राधिकार में नहीं थे। बार काउंसिल को पूर्ण रूप से शक्तियां प्रदान नहीं की गई थी। तत्पश्चात अखिल भारतीय बार कमेटी 1951 का गठन किया गया। जस्टिस SR दास की अध्यक्षता में अखिल भारतीय बार कमेटी का गठन किया गया। कमेटी ने अखिल भारतीय बार काउंसिल और स्टेट बार काउंसिल स्थापित करने की सिफारिश की और अन्य सिफारिशों के साथ अधिवक्ताओं को सूचीबद्ध करने, निलंबित करने और हटाए जाने का अधिकार बार काउंसिल को प्राप्त करने की सिफारिश की। लॉ ग्रेजुएट को ही वकील के रूप में सूचीबद्ध किया जाए। वकीलों की एक सूची तैयार की जानी चाहिए और उन्हें देश के किसी भी न्यायालय में प्रैक्टिस करने का अधिकार होना चाहिए। तत्पश्चात आज की जो वर्तमान स्थिति है, अर्थात एडवोकेट एक्ट 1961 पारित हुआ और इस वर्तमान एडवोकेट एक्ट 1961 की चर्चा हम विस्तृत रूप से करेंगे। इस एक्ट के जरिए एडवोकेट्स के एनरोलमेंट की बात, यहाँ पर एक अधिवक्ता का नामांकन किस प्रकार से होगा उसके बारे में बताया जाएगा। बार काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन, स्टेट बार काउंसिल का गठन, इनके द्वारा किए जाने वाले कार्य, इनकी शक्तियाँ, इनका उल्लेख, अधिवक्ताओं के कर्तव्य, इनकी चर्चा। अगर एक अधिवक्ता अपने द्वारा किए गए कार्य का दुराचरण करता है तो उसे किस प्रकार से अनुशासन समिति का गठन करके दंडित किया जाएगा, अपील के क्या प्रावधान होंगे, इन सब के बारे में विस्तृत चर्चा करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शुरुआत से लेकर 1961 एडवोकेट एक्ट 1961 तक के पहुंचने का ये हमारा एक प्रक्रिया रही और इस एडवोकेट एक्ट 1961 पर हम आगे विस्तृत रूप में चर्चा करेंगे।